हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है केन्जियंस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इस संदर्भ में हम केन्स की मनोवैज्ञानिक उपभोग के सिद्धांत की व्याख्या करेंगे और इसको समझने के लिए कुछ कंसेप्ट्स हमें समझने होंगे। उपभोग फलन के संदर्भ में उपभोग फलन क्या है, एपीसी औसत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होती है, एपीएस क्या होती है, एमपीएस क्या होती है, अर्थात सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति क्या होती है। इन कंसेप्ट्स को समझते हुए हम केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को समझेंगे। केन्स ने किस प्रकार से उपभोग फलन की व्याख्या मनोवैज्ञानिक रूप में की थी। इस संदर्भ में विद्यार्थियों, केन्स ये कहते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उपभोग अपने आप में आय का फलन होता है, अर्थात उपभोग आय पर निर्भर करता है। व्यक्ति अथवा समाज के अंतर्गत कितना उपभोग किया जाएगा, केन्स का ये मानना था कि यह उनकी खर्च योग्य आय पर निर्भर करता है। खर्च योग्य आय क्या होती है विद्यार्थियों? जब हम आय में से टैक्सेस घटा देते हैं तो जो राशि बचती है वह खर्च योग्य आय कहलाती है, और उपभोग जो है वह खर्च योग्य आय का फलन माना जाता है। ऐसी स्थिति में केन्स का मनोवैज्ञानिक नियम उपभोग के संदर्भ में यह स्पष्ट करता है। केन्स ये कहते हैं कि व्यक्तियों की आय जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उपभोग भी बढ़ता है, परंतु उपभोग में ये जो वृद्धि है वह आय में वृद्धि की अपेक्षा कम दर से होती है। जिस अनुपात में इनकम बढ़ती है उस अनुपात के अंतर्गत उपभोग में वृद्धि नहीं होती, बल्कि उपभोग में वृद्धि जो होती है वो आय के अनुपात में कम पाई जाती है। केन्स ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया इस सिद्धांत के अंतर्गत कि यदि व्यक्तियों की आय जीरो भी है तो भी उनके द्वारा कुछ न कुछ अंश अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खर्च किया जाएगा। चाहे यह अंश व्यक्ति उधार लेकर के खर्च करें अथवा डिस सेविंग में जाके खर्च करें, अपनी पूर्व बचतों का उपभोग करें, लेकिन व्यक्तियों के द्वारा शून्य आय के स्तर पर भी उपभोग किया जाएगा। इस कंजम्पशन को या इस उपभोग को केन्स ने जो नाम दिया वो ऑटोनोमस कंजम्पशन का नाम दिया, अर्थात स्वायत्त उपभोग का नाम दिया। अर्थात यदि आय का स्तर शून्य भी है तो भी व्यक्तियों के द्वारा जो उपभोग किया जाएगा वह कुछ न कुछ राशि होगी जिसे वह उधार के द्वारा अथवा डिस सेविंग के द्वारा खर्च करेंगे। इसलिए केन्स उसको स्वायत्त उपभोग के नाम से स्पष्ट करते हैं। इसी तरह से केन्स ने यह भी स्पष्ट करने का प्रयास किया कि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक आधार पर इस बात के प्रति कृत संकल्प रहते हैं कि जैसे जैसे उनकी आय में वृद्धि होती है वो आय में वृद्धि का कम अंश उपभोग पर खर्च करते हैं और उसमें से अपनी राशि में बचत की राशि में वृद्धि करते हैं। ये व्यक्ति का साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है, इसलिए केन्जियंस कंजम्पशन फंक्शन को हम साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि समाज में जैसे जैसे व्यक्तियों की इनकम में वृद्धि होती है उपभोग की मात्रा उत्तरोत्तर घटती जाती है और सेविंग की जो रेट है उत्तरोत्तर जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। इसे केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन के द्वारा जाना जाता है। स्टूडेंट्स, इस की विवेचना मैं अब आपको एपीसी, एपीएस और एमपीसी जैसे कंसेप्ट्स को स्पष्ट करते हुए करूँगी। और सबसे पहले एपीसी, एपीएस और एमपीएस क्या है उसकी विवेचना से पूर्व मैं केन्स के कंजम्पशन फंक्शन को स्पष्ट करूंगी कि केन्स ने अपने साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को किस तरह से कंजम्पशन फंक्शन के फॉर्म में प्रस्तुत किया। केन्स का जो कंजम्पशन फंक्शन है विद्यार्थियों, वो एक अल्पकालीन कंजम्पशन फंक्शन है जिसके अंतर्गत हम केन्स ये कहते हैं C = A+BY होता है। और सी का अभिप्राय यहाँ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से है। ए जो है वह ऑटोनोमस पार्ट है जिसे मैंने अभी आपको स्पष्ट किया
कि यदि आय का स्तर शून्य भी पाया जाता है तो भी लोगों के द्वारा कुछ ना कुछ मात्रा में तो उपभोग किया जाएगा। इसलिए ए जो है अपने आप में क्या बन जाता है, इंटरसेप्ट ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, और जिसका कि आय के स्तर से संबंध नहीं पाया जाता। और बी केन्स के कंजम्पशन फंक्शन के अंतर्गत भी एमपीसी को स्पष्ट करता है, जिसे हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, अर्थात सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति के द्वारा जानते हैं। इसका संबंध जो है वो आय के साथ पाया जाता है, और आय के एमपीसी इस बात की विवेचना करती है कि आय में परिवर्तन होने से उपभोग में कितनी मात्रा में परिवर्तन होता है। इसलिए केन्स के कंजम्पशन फंक्शन को हम अल्पकालीन उपभोग फलन के नाम से जानते हैं, जो C = A+BY कहलाता है। इसके अंतर्गत केन्स ने ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि कंजम्पशन स्पेंडिंग्स जो हैं वो मुख्य रूप से किस पे अब डिपेंड करती हैं, एमपीसी के अकॉर्डिंग व्यक्ति की खर्च योग्य आय के ऊपर। इस प्रकार से केन्स ने अल्पकालीन उपभोग फलन की विवेचना को लेकर के साइकोलॉजिकल कंजेंस साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन को स्पष्ट करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, केन्स के कंजम्पशन फंक्शन को स्पष्ट करने के लिए हमें यह ज्ञान होना चाहिए कि एपीसी क्या है, एपीएस क्या है, एमपीसी की अवधारणा क्या है। इन्हीं के आधार पर हम केन्स के सिद्धांत को स्पष्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको सर्वप्रथम स्पष्ट करूंगी एपीसी हम कैसे, एपीसी की अवधारणा क्या है और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मैंने एक तालिका का उपयोग किया है, एक टेबल बनाई है, कैलकुलेशन ऑफ एपीसी, एपीएस एंड एमपीसी, और ये जो जनरेट की गई है उसके बिहाफ मैंने बनाया है वो ए की वैल्यू मैं 50 लेके चल रही हूँ, और एमपीसी बी का मान जो है वो 0.75 ले रही हूँ, और इसके मार्फत मैं स्पष्ट करने का प्रयास कर रही हूँ कि किस तरह से विभिन्न आय के स्तरों पर हम सी को प्राप्त कर सकते हैं और एपीसी को प्राप्त कर सकते हैं, सेविंग को प्राप्त कर सकते हैं, सेविंग की सहायता से हम एपीएस को प्राप्त कर सकते हैं, एमपीसी को प्राप्त कर सकते हैं, और किस तरह से हम डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का। फर्स्ट कॉलम स्टूडेंट्स इस टेबल का आपको ये बताता है, मैंने डिफरेंट इनकम के लेवल्स लिए हैं, 0, 100, 200, 300 एंड 400। इन लेवल के अकॉर्डिंग जो मैंने कंजम्पशन फंक्शन लिया है वो है C = A+BY, जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको अपने पूर्व स्लाइड में किया, और मैंने आपको ये बताया कि ये अल्पकालीन उपभोग फलन है किसका, केन्स का, जिसकी सहायता से उन्होंने एपीसी और एपीएस और एमपीसी की अवधारणा को स्पष्ट करने का प्रयास किया। यहाँ हम लेके चल रहे हैं सी पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा मेरे इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल को, जिसमें हम कहते हैं कि यदि आय का स्तर 0 है तो भी जो ए पार्ट है कंजम्पशन का वो क्या होगा, 50, क्योंकि मैं ए = 50 लेके चल रही हूँ। तो इसका मीनिंग ये है कि यदि आय का स्तर 0 है तो केन्स का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत इस बात की विवेचना करता है कि लोगों के द्वारा अपने उपभोग को 0 आय के स्तर पर भी कुछ ना कुछ मात्रा में खर्च किया जाएगा, इसलिए हमारा जो 0 आय के स्तर पर उपभोग होगा वो 50 के बराबर होगा। इसके पश्चात यदि आय का स्तर लेवल हमारा 100 हो जाता है 0 से बढ़ करके, तो सी पार्ट का कैलकुलेशन स्टूडेंट्स मैंने इस प्रकार से किया है कि C = A+BY, जहाँ A की वैल्यू मैंने 50 ली है प्लस B की वैल्यू 0.75 और इनकम का लेवल 100, और इसको कैलकुलेट किया तो हमारा C जो पार्ट हमें प्राप्त हुआ वो कितना है, 125। यानी यदि आय का स्तर हमारा 100 है तो हमारे कंजम्पशन कितना होगा, 125। इसी तरह से यदि इनकम का लेवल हमारा 200 है तो उसको मैंने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने पर जो कंजम्पशन का लेवल मुझे मिला वो मिला है मुझे 50 + 0.75 × 200 = 200। इसी प्रकार से जो 300 जब इनकम का लेवल हो जाता है बढ़ के, तो आपको जो कंजम्पशन का डेटा प्राप्त होता है विद्यार्थियों, वो उसी पैटर्न से मैंने सॉल्व किया, 50 + 0.75 × 300 विच = 275। दैट मीन्स जब इनकम का लेवल 300 है तो कंजम्पशन हमारा 275 है। इसी प्रकार से अगर इनकम 300 से बढ़ के 400 हो जाती है तो ऐसी स्थिति में हम क्या देखते हैं
कि कंजम्पशन कितना हो जाता है हमारा 350। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ हम डिस्क्राइब कर रहे हैं वाई और सी के रिलेशन को लेकर के कि जब आय का स्तर 0 है तो उपभोग की मात्रा 50 के बराबर है। इसका मतलब सेविंग के द्वारा या बोरोइंग के द्वारा व्यक्ति सर्वाइव करने के लिए 50 का कंजम्पशन तो करेगा ही करेगा, जिसे हमने स्पष्ट किया है। जैसे इनकम बढ़ती है तो केन्स का ये मानना है कि प्रारंभ में जो इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ने से उसकी कंजम्पशन की मात्रा जो है समाज के अंतर्गत व्यक्तियों की बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि इसलिए बढ़ती है कि लोग अपने सर्वाइव करने के लिए उपभोग के स्तरों को मेंटेन करते हैं और मेंटेन करने में डिससेविंग में भी चले जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है स्टूडेंट्स, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि उनकी उपभोग की मात्रा उत्तरोत्तर घटती जाती है। 200 इनकम के लेवल पर कंजम्पशन भी 200 के बराबर है और हम कहते हैं इनकम और कंजम्पशन दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। इसी प्रकार से 300 जब इनकम का लेवल बढ़ता है तो अब हम देखते हैं कि इनकम के बढ़ने के साथ में कंजम्पशन घट रहा है 275। तो केन्स ये कहते थे कि मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है कि जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है व्यक्ति उपभोग तो बढ़ाता है, लेकिन उपभोग में जो वृद्धि होती है वो उत्तरोत्तर कम होती जाती है, अर्थात उसकी सेविंग जो है उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इस प्रकार से मैंने आपको C = A + BY के मार्फत C की गणना कर दी है। अब विद्यार्थियों, अब इस बात पे हम आते हैं APC क्या होती है। तो टेबल का 3rd कॉलम इस बात की विवेचना करता है कि APC क्या होती है। APC की वैल्यू है हमारी C/Y, यानी उपभोग और आय का अनुपात जो होता है वो किसी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत औसत उपभोग की प्रवृत्ति को स्पष्ट करता है कि लोगों की टेंडेंसी इनकम के साथ में कैसे खर्च करने की पाई जाती है। और हम ये देखते हैं कि जब APC जो है हमारी है वो 100 के इनकम के लेवल 1.25 है। इसका मतलब ये है कि आय के निम्न स्तरों पर केन्स ये व्याख्या करते हैं कि आय के निम्न स्तरों पर APC जो होती है वो 1 से अधिक पाई जाती है। और हम देखते हैं कि हमारे एग्जाम्पल में APC 1.25 है, जो इस बात की विवेचना करती है कि कंजम्पशन पर अधिक मात्रा में आय के निम्न स्तरों पर उपभोग पर अधिक मात्रा में व्यक्तियों के द्वारा व्यय किया जाता है। 200 लेवल की इनकम पर हम देखते हैं हमारा कंजम्पशन भी 200 और इनकम भी 200 है, इसलिए हमें APC की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो 1 के बराबर प्राप्त होती है। और 300 इनकम का लेवल जब हम लेते हैं तो हम देखते हैं हमारे APC की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो 0.91 प्राप्त होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दीजिए कि केन्स ये कहते हैं कि जैसे जैसे लोगों की इनकम में वृद्धि होती है उनकी APC उत्तरोत्तर घटती चली जाती है। अब आप देखिए 300 के लेवल पर आपकी APC 0.91 है और 400 के लेवल पर जब मैं इसको काउंट करती हूँ 350 कंजम्पशन है, 400 इनकम है, आपकी APC और घट जाती है 0.87। APC इस बात की विवेचना कर रही है कि इंजिन्स कंजम्पशन फंक्शन के अंतर्गत कि आय के निम्न स्तरों पर APC जो होती है वो ग्रेटर पाई जाती है, ग्रेटर देन 1 होती है, और जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम बराबर है वहाँ =1 होती है। और जैसे जैसे उपभोक्ताओं की इनकम में वृद्धि होती है वैसे वैसे उत्तरोत्तर जो है APC में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है, क्योंकि लोग जो हैं उपभोग कम करके और बचत की ओर प्रेरित होना प्रारंभ हो जाते हैं। लेकिन एक बात इम्पॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये है कि APC कभी नेगेटिव नहीं होती है और APC हमेशा ग्रेटर देन 0 रहती है, चाहे इनकम का स्तर जो है वो 0 ही क्यों ना पाया जाए। इस प्रकार से मैंने APC को आपको स्पष्ट किया कि लोअर इनकम लेवल पर APC ग्रेटर देन 1 होती है और APC कभी भी 0 नहीं होती है, APC हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। और जैसे जैसे इनकम का लेवल इंक्रीज़ होता है वैसे वैसे APC में उत्तरोत्तर कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है। और चूंकि APC में कमी की प्रवृत्ति पाई जाती है इसलिए APS में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। ये मैंने सारा डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में स्पष्ट किया है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति को किस प्रकार से काम में लेते हुए केन्स ने अपने साइकोलॉजिकल लॉ को स्पष्ट करने का प्रयास किया। विद्यार्थियों, टेबल के 4th कॉलम बचत को बताता है और बचत को मैंने कैसे प्राप्त किया है। बचत को मैंने प्राप्त किया y - C के द्वारा। जब आपका कॉलम नंबर 1 माइनस कॉलम नंबर 2, जब आपका 0 इनकम का लेवल है तो हम ये कहते हैं कि कंजम्पशन 50 के बराबर है, इसलिए सेविंग हमारी क्या है y - C
50 और -50 होने से हम ये कहते हैं कि व्यक्ति जीरो आय के स्तर पर डिस सेविंग में जाकर के कंजम्पशन करता है, इसलिए उसका जो सेविंग फंक्शन हमको प्राप्त होता है या सेविंग प्राप्त होती है वो -50 के बराबर मिलती है। जब आय का स्तर बढ़ के 100 हो जाता है और चूंकि हम कहते हैं कंजम्पशन अभी भी 125 है, यानी इनकम से कंजम्पशन ज़्यादा है, इसलिए जो एस हमें मिलता है वो -25 मिलता है। 200 इनकम के लेवल पर चूँकि कंजम्पशन इक्वल टू इनकम है, इसलिए जो सेविंग हमें मिलती है वो शून्य होती है। ये ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है, जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के बराबर होती हैं और सेविंग जो होती है वो जीरो पाई, बचत जो होती है वो जीरो पाई जाती है। जब आय का स्तर बढ़ के 200 से 300 हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि अब कंजम्पशन जो है, इनकम जो है 300 है और कंजम्पशन 275 है, तो बचत की मात्रा पॉजिटिव होने लगती है 25, कि लोग आय बढ़ने के साथ में उपभोग कम करते हैं और बचत की ओर प्रेरित होते हैं। इसी प्रकार से जब आय का स्तर 400 हो जाता है तो विद्यार्थियों कंजम्पशन जो है 350 है, ऐसी स्थिति में सेविंग बढ़ कर के 50 हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, जो केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ को स्पष्ट कर रही है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है एपीसी में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो विद्यार्थियों एपीसी और एपीएस के रिलेशंस को मैंने अभी स्पष्ट किया, जिसको हमने केंजियंस के साइकोलॉजिकल लॉ से जोड़ने का प्रयास किया, और हम जानते हैं कि एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू ऑल इज 1, एक के बराबर होता है। नेक्स्ट, एमपीसी का कंसेप्ट क्या है? एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कहते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या पाई जाती है, और इसको मैंने आपको डिफाइन किया है, दैट इज इक्वल टू डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। इनकम में 1 रुपये से चेंज करते हैं तो कंजम्पशन में कितने से चेंज होगा, इसको हम एमपीसी के नाम से, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के नाम से जानते हैं। और मेरे एग्जाम्पल में मैंने एमपीसी की वैल्यू 0.75 ली है। इस कॉलम को कैसे जनरेट किया स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा। हम फर्स्ट कॉलम को ब्लैंक छोड़ रहे हैं। सेकंड में इनकम में चेंज हुआ है 0 से 100, तो डेल्टा वाई हमें क्या मिली 100। कंजम्पशन में चेंज हुआ है कंजम्पशन में जो चेंज है 50 to 125, 75 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.75। इसी प्रकार से इनकम से का लेवल 100 से 200 पे जाने से चेंज कितना है 100 का, डेल्टा वाई हमारी 100 है। कंजम्पशन जो है वो कितने से बदला है, पुनः 75 से, क्योंकि कंजम्पशन यहाँ पे 125 था, बढ़ कर के 200 हुआ, उसमें चेंज आया 75 से, इसलिए हमारी 75 डिवाइडेड बाई 100 अगेन इक्वल टू 0.75। 300 पर सेम 75 से कंजम्पशन में चेंज है और इनकम में चेंज 100 से है, सेम 400 लेवल पर भी। तो हम देखते हैं केंजियंस कंजम्पशन फंक्शन में एमपीसी जो है वो कांस्टेंट पाई जाती है। हमारी वैल्यू जो एमपीसी की मिलती है 0.75 मिलती है। और ये एमपीसी एक्चुअल में है क्या, कंजम्पशन स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन का ये ढाल कहलाती है। और अल्पकालीन उपभोग फलन के अंतर्गत एमपीसी कांस्टेंट पाई जाती है, जिसको कि मैंने इस कॉलम के द्वारा आपको स्पष्ट किया कि एमपीसी 0.75 केन्स ने अपने विश्लेषण में ये स्पष्ट करने का प्रयास किया कि एमपीसी क्योंकि कंजम्पशन फंक्शन का स्लोप होती है और अल्पकालीन उपभोग फलन को स्पष्ट करती है, इसलिए कांस्टेंट पाई जाती है। लेकिन एमपीसी की वैल्यू जो होती है वो हमेशा लाए करती है किसके बीच में, 0 to 1 के बीच में लाए करती है। डिपेंड करता है कि कंजम्पशन का पैटर्न अर्थव्यवस्था में क्या पाया जाता है। और एमपीसी जो है वो कांस्टेंट है इस एग्जाम्पल के अंतर्गत हमारे पास में, क्योंकि केन्स का उपभोग फलन जो है वह अपने आप में अल्पकालीन उपभोग फलन है। फिर भी केन्स ये साइकोलॉजिकल लॉ को स्पष्ट करने के लिए मान के चलते हैं कि गरीब व्यक्तियों की एमपीसी जो होती है वो हायर होती है कंपेयर टू अमीर व्यक्तियों की समाज के अंतर्गत। और इस प्रकार से हम केन्स के एपीसी, एपीएस और एमपीसी के कंसेप्ट्स को स्पष्ट करके केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ को इस टेबल की सहायता से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। एमपीसी का एक पार्ट और है स्टूडेंट्स, एमपीएस, और उसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं 1 माइनस एमपीसी के मार्फत। और इन दोनों का जोड़ जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है, यानी एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू
ऑलवेज इक्वल टू 1 और 1 हमें प्राप्त हो तो दूसरी की गणना हम कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन दूंगी कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए कि किस तरह से केन्स ने अपने साइकोलॉजिकल लॉ को स्पष्ट किया अथवा हम कंजम्पशन फंक्शन की विवेचना इस डायग्राम के मार्फत कैसे कर सकते हैं। इस डायग्राम के अंतर्गत मैंने अल्पकालीन कंजम्पशन फंक्शन ड्रॉ किया C = A + BY, जिसमें A की वैल्यू मैंने अगेन 50 ही रखी है और MPC मेरी 0.75 है। MPC यहाँ कांस्टेंट है, जो MPC यहाँ कांस्टेंट है 0.75, क्योंकि स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन जो हमारा है वो कांस्टेंट पाया जा रहा है। इस कांस्टेंट के कारण उसका कारण क्या है कि MPC का मान हमारा डिफरेंट पॉइंट्स पर 0.75 है, यानी इनकम में 1 से परिवर्तन होता है तो कंजम्पशन में 0.75 से परिवर्तन होता है। A की वैल्यू जो मैंने यहाँ काउंट की है वो है 50 और 50 एक इंटरसेप्ट है किसका, कंजम्पशन फंक्शन का, और हम कहते हैं 0 इनकम का लेवल होगा तब भी कंजम्पशन की मात्रा जो पाई जाएगी वो 50 के बराबर पाई जाएगी, चाहे हम बोरिंग से लें चाहे हम डिसेविंग फंक्शन पर चले जाएं। इसी तरह से जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है 100 से 100 पे आते हैं तो हम ये देखते हैं कि 100 पर कंजम्पशन अधिक है और इनकम की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है, क्योंकि जैसे जैसे आय का स्तर निम्न से ऊपर की ओर जाते हैं तो निम्न आय के स्तरों पर कंजम्पशन अधिक पाया जाता है और इनकम की मात्रा जो है वो कम पाई जाती है। ई पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पर 200 डिस्पोजेबल इनकम पर कंजम्पशन भी 200 है और जहाँ पर कंजम्पशन और इनकम एक दूसरे के बराबर हैं। इसके पश्चात जैसे आय बढ़ती है हम देखते हैं कि वाई इनकम तो अधिक है और कंजम्पशन जो है वो नीचे पाया जाता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये पूरा एरिया 300 से 400 तक का पूरा एरिया किस बात को स्पष्ट करता है कि जैसे जैसे व्यक्ति की आय बढ़ती है उसकी उपभोग की मात्रा जो है वो उत्तरोत्तर घटती जाती है। इसलिए y > C की स्थिति पाई जाती है।